सभी साथियों को मैं नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनता विश्लेषण में। आज 20 दिसंबर के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए आगामी परीक्षा में रहेंगी महत्वपूर्ण, और कैसे हम इन खबरों का, इन लेखों का सही तरीके से अपने उत्तर लेखन में भी ला सकते हैं, जिससे हमको कहीं ना कहीं बढ़त मिलेगी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखे गए आंसर के मुकाबले। प्रथम पृष्ठ में सामने है प्रधानमंत्री पर निर्णय चुनाव के बाद। बेसिकली मैं इस पे आता हूँ। ये इंडिया ब्लॉक को लेकर है, जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का, तो उसको लेके हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे सामने आर्टिकल आज है घरेलू मांग और निवेश में बढ़त जरूरी, जो डोमेस्टिक डिमांड है। इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक परिदृश्य संबंधी रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि वर्ष 24 में वैश्विक मंदी और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। के बीच दुनिया के विभिन्न देशों को अपनी विकास दर के मद्देनज़र घरेलू मांग और निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आगामी वर्ष के प्रमुख रूप से घरेलू बाजार में मांग और निवेश बढ़ाने के मद्देनज़र 4 ज़रूरतें उभरती दिखाई दे रही हैं। 1. खाद्यान्न महंगाई पर नियंत्रण। 2. रोज़गार और मौक़ों में बढ़ोतरी। 3. सरकारी योजनाओं से लोगों की मुट्ठियों में पहुंचते हुए धन को बाजार में खर्च करने के लिए प्रवृत्त करना। और 4. पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में उपयुक्त कमी लेकर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना। हालांकि इस समय देश के बेरोजगार बाजारों में मुस्कुराहट का ग्राफ बढ़ा हुआ है। संवेदी सूचकांक और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। 11 दिसंबर को सेंसेक्स 70,000 अंकों की अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। हाल ही में प्रकाशित NIQ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाजारों की तुलना में भारत में हाल ही के महीनों से बाजारों में तेज सुधार आगे बढ़े हैं। उस समय देश की कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ गया है। मतलब हमारे जो मार्केट इस समय हेल्दी चल रही है, और हमारे जो हेल्दी मार्केट चल रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की देन भी है कि हम ट्रेड और हमारे जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें हम अच्छा इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं लोगों का। हमारी कंपनियां को बाजार हिस्सेदारी 4 खरब डॉलर का स्तर छू रही हैं। भारतीय कंपनियों की दुनिया की बाजार हिस्सेदारी में चौथा स्थान भी देखा गया है। बाजारों में तेज सुधार के चालू वित्त वर्ष में सरकार की कुल कर प्राप्तियां बजट अनुमान से काफ़ी अधिक रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 23-24 के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह 10.45% बढ़कर 33.61 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। इनमें से सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व 10.5% बढ़कर 18.23% लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। इस तरह जीएसटी संग्रह 12% बढ़ने के अनुमान है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई नवंबर 23 में बढ़कर 5.55% रही, जबकि यह अक्टूबर में 4.87% थी। ये वृद्धि मुख्यतः सब्जियों, फलों, दालों, चीनी की कीमतों में इजाफे के कारण हुई है। मतलब जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें ग्रोथ देखी गई है। इसके साथ ही खुदरा महंगाई की दर लगातार 50 महीने से मध्यम अवधि के 4% के लक्ष्य से अधिक बनी हुई है, जो हमारी खुदरा महंगाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई बढ़ने की चिंताओं के मद्देनज़र एक बार फिर रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार 5वीं बार है। देखिए, मैं जो रेपो रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, वो वैसे का वैसे ही रखा है। इसके साथ ही सरकार ने इस महीने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की कीमत
नियंत्रित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई है और इससे पहले सरकार ने चावल और चीनी के निर्यात पर भी उपलब्धता का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया था, जो अभी तक जारी है। नए वर्ष में बाजारों में मांग बनाए रखने के लिए खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के और अधिक प्रयास ज़रूरी होंगे। यद्यपि इस वर्ष देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने से बाजार में सुधार आया है, लेकिन वर्ष 24 में रोजगार वृद्धि पर अधिक ध्यान देना होगा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष में काम की मांग तेज बनी हुई है। नरेगा वेबसाइट पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 23 तक इस योजना के करीब 77,634 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। 77,000, देखिए आप, ये व्यय इस योजना के लिए आवंटित धन से अधिक है। मतलब देखिए, जो नरेगा में जो अभी एक्सपेंडिचर हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, मतलब कि काम हो रहे हैं बराबर। ये व्यय इस योजना के लिए आवंटित धन से अधिक है। अप्रैल से अक्टूबर 23 के अंत तक करीब 206.9 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया। मतलब कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट डेज हैं, जो हमारे वर्किंग डेज हैं, वो ज़्यादा है। लेकिन पिछले साल की समान अवधि में 188.9 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया था। तो वर्क दिन, जो हमारे दिन हैं, जितने दिन काम हुआ है वो बड़े हैं। मतलब कि नरेगा में लोग काम कर रहे हैं। अब आगामी वर्ष में भी ऐसी स्थिति बनाए रखने जरूरी होगी। इससे ग्रामीण क्रय शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण मांग और ग्रामीण बाजार की तेजी में इजाफा होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चालू वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के 50 करोड़ से अधिक जन धन खातों में सरकारी योजनाओं का जो धन आया है, उसे बड़ी संख्या में लाभार्थी बाजार में खर्च करते दिखाई दिए। इस बेरोजगारी में मांग बढ़ी हुई है। देखिए, इसमें देखिए बाजारों में समय मांग भी बढ़ी हुई है। ऐसे में देश में नए वर्ष में विभिन्न वर्गों में उपभोक्ता आशावाद बनाए रखना होगा। हमें देखिए कंज्यूमर्स को भी कहीं ना कहीं मार्केट में हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा। हमें रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, जो अगर आप देखेंगे, जो ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रेटिंग्स होती है आपकी, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, मैक्रो आउटलुक, ये कौन सी एजेंसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है? एजेंसी का नाम है मूडीज़। ठीक है। नए वर्ष में व्यापार कारोबार की सरलता के और उपाय करने होंगे। मतलब हमको कहीं ना कहीं बिजनेस को और स्मूथ रखना पड़ेगा। तभी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाकर घरेलू बाजार की को बढ़त देने के मद्देनज़र देश में पेट्रोल डीजल की कम कीमतों में 8 से 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करना वांछनीय है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि वैश्विक बाजार के कच्चे तेल की कीमत लगातार घटते हुए $80 प्रति बैरल से कम हो गई है। 12 दिसंबर को कच्चे तेल की कीमत $75.60 प्रति बैरल हो गई है, जहां खाड़ी देशों में कच्चे तेल की कीमत में कमी आई है। वहीं अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत में भी गिरावट आ चुकी है। जनवरी 2024 में खाड़ी देश का कच्चे तेल में $70 प्रति बैरल तक आ सकता है। जहां कच्चे तेल में दाम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं यूक्रेन युद्ध के दौरान जो नुकसान पेट्रोलियम कंपनियों का हुआ था वह भी पूरा हो चुका है। तमाम सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां फ़ायदे में हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत पिछले 1.5 साल से अधिक समय तक रूस से कच्चे तेल की खेप तुलनात्मक रूप में कम दामों पर प्राप्त करता रहा है। और अब फिर दिसंबर 23 में दुबई में COP28 के संयुक्त अरब अमीरात में भारत की तेल कंपनियों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद यूएई से छूट के साथ कच्चे तेल वर्ष 24 से मिलने की उम्मीद है। जो भी वर्तमान में हमारी COP28 की मीटिंग हुई थी, इसमें भी हमारे देखिए जो हमारे प्रतिनिधि थे, हमारे डिप्लोमेट्स से, लोगों ने मीटिंग करी थी। तो हमारा ये प्रयास था कि हम जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो हम सही कीमतों पे ले सकें। तो अब ये उम्मीद है कि 24 में जो हमको क्रूड ऑयल की खेप मिलेगी वो हमको सही कीमत, मतलब कम कीमत में मिलेगी, ताकि हम प्रोसेस करके उसको अच्छी कीमत पे बेच सकें और प्रोडक्ट्स भी बना सकें। चलिए आगे देखते हैं।
सुरक्षा का संचार। दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में जिस तेज़ी से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उसी तेज़ी से इसके दुरुपयोग के खतरे भी बढ़े हैं। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रही है, मगर इससे व्यक्तिगत डेटा की चोरी, बैंक खातों में सेंधमारी मतलब देखिए साइबर फ्रॉड जो हैं वो उसी गति से बढ़ रहे हैं। हमको अपना जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, वरना जो हम डिजिटल इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वो हमको आगे जाके बैकफायर करेगा। ठीक है। बैंकों और दूरसंचार कंपनियों को भी इससे अधिक जवाबदेह बताया जा रहा है, मगर इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं भेजना, संवाद करने आदि के मामले में निजता की हनन रोकना मतलब अब देखिए आपकी कितना बड़ा आयाम है हमारा दूरसंचार का। साइबर फ्रॉड से लेके हमारे साइबर स्कैम्स जो हो रहे हैं उसको भी हमको कंट्रोल रखना है। हमको जो फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है, जो अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, हमें उनको भी कंट्रोल में रखना है और जिसको देखना है हमको। हमको प्रयास करना है कैसे हम जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको भी नियंत्रण में रख सकें अपने और सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, है ना? इस अधिनियम में बाहरी जुर्माने और कारावास से कई प्रावधान हैं जो हमारा नया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लाया गया है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। मगर इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं भेजना, संवाद करने आदि के मामलों में इंटरनेट निजता का हनन रोकना जटिल ही बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने 148 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में बदलाव कर व्यवहारिक दूरसंचार विधेयक लाने का मन बनाया है। इस संबंधित में प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस अधिनियम में भारी जुर्माने और कारावास के कई प्रावधान दिए गए हैं। दरअसल प्रस्तावित कानून की जरूरत राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र अधिक महसूस की जा रही है। आज दूरसंचार सेवाएं जिस उन्नत अवस्था में पहुंच गई हैं और उनमें निरंतर विकास हो रहा है, उससे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रावधान बहुत कारगर साबित नहीं हो पाते। इस क्षेत्र में समय समय पर आने वाली शिकायतों, मनमानियों और गड़बड़ियों के मद्देनज़र सरकार अलग अलग नियम फायदे बनाकर नियमित करने का प्रयास करती रही है, मगर कई मामलों में भी देखा जा चुका है कि दूसरे देशों में बैठे अपराधी दूरसंचार सेवाओं की मदद से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल कड़े दंड बल्कि उन्हें संचार सेवाओं से बाहर करने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। संचार सेवाओं का उपयोग लोग संचार संबंधी अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। उनमें किसी तरह की खलल या असुरक्षा उनके अनेक नागरिकों उनके नागरिक अधिकारों का हनन है। मगर इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में लेकर विपक्षी दलों को आपत्ति है। हालांकि सरकार इस पर बहस को तैयार है, पर जिस तरह हंगामे के बीच ये विधेयक पेश किया गया, उस तरह के वातावरण में बहस करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता का जड़ा मुद्दा है। कुछ दूरसंचार कंपनियों निजी सख्त नियमों के पक्ष में हैं और कुछ इसका विरोध में है। ये देखिए अभी आगे आने वाले समय में हमारी जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए सपोर्ट में या अपोजिशन में रहेंगे ही, मगर मेन मुद्दा है कि हम सुरक्षा, हम साइबर सेफ्टी, हम हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, उनके हित में रहें। चलिए आगे आते हैं। सौर और मिश्रित ऊर्जा में उज्जवल संभावनाएं। तकनीकी अड़चनों के परियोजनाओं में अड़ंगा, आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं। ये देखिए आप, देश भर के लिए तैयार हो रही सौर ऊर्जा की परियोजनाओं के बार बार अड़ंगा लग रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार तय लक्ष्य के आधे तक भी नहीं पहुंच पाई है। इस पर सौर पार्क को लेकर बनी संसद की विशेष समिति की एक रिपोर्ट में हाल ही में लोकसभा में सभापति संजय जायसवाल ने पेश की। तय योजना के मुताबिक कुल 24 गीगावाट क्षमता के 29 संयंत्र लगाए जाने थे, लेकिन केवल 9.3 गीगावाट की योजनाओं पर ही काम हुआ है। समिति का दावा है कि देश में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तकनीकी अड़चनों को दूर करके देश में बड़ा और
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का तंत्र तैयार किया जा सकता है। यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग के दुष्प्रभावों में एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में राजस्थान के सौर पार्क का हवाला दिया गया और बताया गया कि इनके आसपास की लाइनों की वजह से पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास की संख्या में कमी दर्ज की गई है। पक्षियों के लिए ऐसे आवासों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। ये देखिए नेगेटिव एस्पेक्ट भी है सोलर पार्क्स का। उनके जो पावर ट्रांसमिशन के टावर्स होते हैं उनमें क्या हो रहा है ना कि फिर पक्षियों के लिए पेड़ हम काट देते हैं, हम वहाँ पे एक इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं। पक्षियों के लिए ऐसे आवासों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। पक्षियों को बचाने के लिए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि वह वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम पर काम करे। रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान के कई सोलर पार्क जैसे फलौदी, पोखरण सोलर पार्क और नौक सोलार पार्क ये संयंत्र में कई चुनौतियां सामने आई हैं। यह राजसी पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। इसके लिए सबसे अधिक खतरनाक बिजली लाइनों को नेटवर्क साबित हो रहा है। देखिए बड़े बड़े टावर होते हैं उन पर टकरा जाते हैं, फंस जाते हैं, जल जाते हैं। इसके अतिरिक्त 19 अप्रैल 2021 को एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने भी M.K. रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ पर अन्य के मामले में एक आदेश पारित किया है। इसके मुताबिक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्राथमिक स्तर पर आवास के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में खुले में ऊपर से जो बिजली के तार का भूमिगत करने का आदेश है। देखिए राजस्थान में एक बर्ड है जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या हो रहा है ना, ये जो बड़े बड़े टावर बिजली के होते हैं जिनसे ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती है, ये पक्षी जो बड़ा बहुत होता है, मतलब ये आप देखना फोटो गूगल पे इसका, तो ये फंस जाता है और फिर फंस से करंट लग जाता है और फिर ये मर जाता है। इस चक्कर में इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि ये मतलब ख़त्म ही होने को आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा भी था कि इनके लिए आप कंजर्वेशन का काम करिए। हमें ज़रूरी है कि हम इनका कंजर्वेशन करें ताकि हमें इनको भविष्य में ये ना हो कि हम कह दें भैया इस नाम की पक्षी हुआ करती थी, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि आप जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनको प्रयास करिए कि अब आप इन्हें भूमिगत करें, अंडरग्राउंड केबल्स डाली, क्योंकि ये डेवलप्ड नेशंस में भी ना अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है। धनराशि के कम वितरण से भी नहीं लागू हो पा रही हैं योजनाएं। सौर ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त सहायता जारी की जाती है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि सोलर पार्क के लिए 4,050 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसमें से केवल 1803.करोड़ रुपए की राशि का ही वितरण किया गया है। समिति का मानना है कि सोलर पार्क तैयार करने में कम राशि का आवंटन राज्यों के लिए संयुक्त तैयार करने का प्रमुख बाधाओं में से एक रहा है। मतलब देखिए अगर हम प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल फंडिंग नहीं देंगे तो फंडिंग नहीं आने से क्या होगा, नुकसान यही होगा कि हम उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर उन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रखना है तो हमको फंडिंग भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की योजनाएं राज्य स्तरीय विनियामक आयोग द्वारा बिजली दरें निर्धारित नहीं होने से लटकी हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में धौलेरा सोलर पार्क और आंध्र प्रदेश में कडप्पा सोलर पार्क जैसी योजनाएं मुकदमेबाजी के कारण फंसी हुई हैं, है ना। कोई कहता है भैया लैंड ज़्यादा यूज़ करती हैं, ऑब्वियसली सोलर पार्क्स बहुत बड़ा बड़ा लैंड यूज़ कर लेते हैं अपने अपने आप में ही, और इकोलॉजिकल एक्टिविस्ट होते हैं वो भी इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं हमारी सोलर की हैं वो पॉजिटिव तो हैं ही हैं देश डेवलपमेंट के लिए, पावर एनर्जी जनरेशन के लिए, मगर वो कहीं ना कहीं आपकी फंस भी रही हैं कोर्ट केसेस में और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, पर्यावरण के जो और आयाम हैं उनमें विरोध हो रहा है। बहुत ही अच्छा लेख है इस चीज़ को लेके। बाकी अब कुछ खास नहीं है। आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का राधा दबा। आईपीएल हमारे अभी फ़िलहाल किसी काम पे नहीं है। आज देख रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पुरानी वीडियोस को जाके भी ज़रूर देखेंगे। बीच में हम किसी कारणवश
वीडियोस को रेगुलरली डाल नहीं पा रहे थे, मगर अब हम फ्री हैं तो हम आगे प्रयास करेंगे कि कोई भी वीडियो में डिले ना हो। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं हम, जो करंट अफेयर्स वीडियो में छूट जाती है, वो हम हमारी वेबसाइट पे डाल देते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और अपनी करंट अफेयर्स और जो एस्पेक्ट्स हैं करंट अफेयर को लेके, वो हमने वहाँ पर बताए हुए हैं। आपको आसानी रहेगी। बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है हमारी ये सीरीज़ करंट अफेयर्स की, क्योंकि हम ये आपके लिए कर रहे हैं और जितने लोग जुड़ेंगे हमें और आप दोनों को उतना ही मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक यू।